एक्सप्रेशन फॉर अपैरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये डॉपलर इफेक्ट वाले टॉपिक का है। किस टॉपिक का है? डॉपलर इफेक्ट में एक्सप्रेशन फॉर अपैरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अपैरेंट फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये है कि जब सोर्स या ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ, जो रिलेटिव मोशन होता है, एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं या एक दूसरे से अवे होते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, तो कैसे चेंज होता है यही हम लोग को यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो वही चीज फाइंड करनी है। सपोज ए सोर्स ऑफ लाइट इमिट्स वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेवलेंथ लैम्डा। इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम, देन लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? सी अपान में न्यू के बराबर होता है। मान लेते हैं कि लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट is nu and wavelength is lambda and speed of light is c। therefore यहां से अगर हम लोग लेमडा फाइंड करें तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? c अपान न्यू होता है। इसको इक्वेशन 1 हमने मान लिया। ठीक है बेटा, लेमडा इक्वल टू सी अपान न्यू, यानी कि वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये हो गया। आप मान लो कि यदि जो सोर्स है, सोर्स जो है ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, उस समय उनकी अपैरेंट फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस होता है? तो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 10 अपैरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि अगर सोर्स मेरे तरफ आ रहा है तो उसकी लाइट हमें बढ़ते हुए पता चलती है कि उसकी लाइट बढ़ रही है, या जब दूर जाता है तो उसकी लाइट घटते हुए प्रतीत होती है। तो उसी को हम लोग अपैरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ लाइट वेव्स रिसीव्ड, नंबर ऑफ लाइट वेव्स रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड, या इसको मतलब 1 सेकेंड में ऑब्जर्वर कितनी लाइट को क्या कर रहा है? वो रिसीव कर रहा है। यही क्या होगी? इसकी अपैरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। दैट इज, अगर इसको हम लोग नोटेशन फॉर्म में लिखें तो जैसे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू है तो क्या हो जाएगा? इसका अपैरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश इक्वल टू ये हो जाएगा नंबर ऑफ लाइट वेव्स इमिटेड पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में कितनी लाइट इमिट हो रही है पर सेकेंड बाय सोर्स, प्लस सोर्स के द्वारा 1 सेकेंड में कुल कितनी लाइट इमिट हो रही है बाय सोर्स, प्लस और उसमें क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्लस नंबर ऑफ लाइट वेव कंटेंट इन डिस्टेंस न्यू
नंबर ऑफ लाइट सोर्स कंटेन इन न्यू डिस्टेंस। ठीक है बेटा, ये इतना ये इतनी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये हमें न्यू डैश इसको लिखेंगे। तो देयरफॉर न्यू डैश इक्वल टू कितना हो गया, न्यू प्लस, और यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, तो ये आ जाएगा न्यू अपान में लेमडा, न्यू अपान लेमडा। तो ये न्यू अपान लेमडा क्या है, तो नंबर ऑफ लाइट सोर्स कंटेन इन द न्यू डिस्टेंस, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे लेमडा की वैल्यू अगर मैं यहां से रख दूं इक्वेशन 1 से, तब क्या हो जाएगा, तब ये बन जाएगा न्यू प्लस न्यू अपान में, देखो बेटा इस लेमडा की जगह पे ये लेमडा की वैल्यू रख दो, तो सी अपान न्यू, तो कितना हो जाएगा सी अपान न्यू, ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो न्यू प्लस न्यू इंटू सी इंटू में न्यू, सॉरी न्यू अपान में सी, न्यू अपान में सी, इन दोनों में से न्यू को कॉमन कर दो, तो न्यू कॉमन निकल जाएगा, तो 1 प्लस न्यू अपान में सी, ये मिल गया हमें अपैरेंट फ्रीक्वेंसी, यही अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है। ये कब होगा, जब सोर्स अपने तरफ आ रहा है, व्हेन, ये कब है, व्हेन सोर्स और ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड्स ईच अदर, अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो उस समय जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी फील होगी वो ये होगी। अगर दूर जा रहे हैं एक दूसरे से तब क्या होगा, एंड व्हेन दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, अगर वो दूर जा रहे हैं, जैसे मान लो कोई जरूरी नहीं कि दोनों ही चल रहे हैं, अगर एक स्थिर है और एक चल रहा है, एक दूर जा रहा है, तो उस सिचुएशन में न्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू डैश इक्वल टू न्यू इंटू 1 माइनस, जो प्लस का साइन है वो माइनस बदल जाएगा, न्यू अपान में सी, ये कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा, ये ऐसा बन जाएगा। इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 ये लिख सकते हैं। अब हम लोग, सर, हाँ बेटा बोलो। सर ये अपैरेंट फ्रीक्वेंसी एक बार फिर से बता दो सर। अरे अपैरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे मान लो कि जब हम रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं या कहीं भी अगर खड़े हैं, जैसे मान लो कि रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन आती है तो उसकी आवाज बढ़ते हुए सुनाई देती है, हाँ सर, और जब हमसे दूर जाती है तो आवाज घटते हुए सुनाई देती है। वैसे ही हाँ, वही उसी को हम अपैरेंट फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, जो बढ़ते हुए सुनाई दे रही है या घटते हुए सुनाई दे रही है उसको अपैरेंट फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। वैसे ही लाइट का भी रहेगा, वैसे ही लाइट होगी, अगर रात में मान लो कि ट्रेन अगर अपनी तरफ आ रही है तो लाइट क्या हो रही होगी, लाइट बढ़ते हुए समझ में आ रही होगी, लाइट ज्यादा हो रही है, उसको अपैरेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जब दूर जाएगी तो लाइट घटते हुए क्रम में दिखाई देगी हमें। समझ में आ रहा है क्या है? हाँ सर, इसको फॉर्मूला बता दो ना एक बार, फॉर्मूला करने कैसे किया? तो यही तो फार्मूला है, यही फार्मूला है। अगर लाइट सर ऊपर सर म्यू डैश इज इक्वल्स टू म्यू, म्यू वाला म्यू कहां से आया सर? अच्छा ये वाला, हाँ सर, तो ये लिखा है ना कि नंबर ऑफ लाइट सोर्स कंटेन्ड इन न्यू डिस्टेंस, न्यू डिस्टेंस में, तो ये न्यू डिस्टेंस हो गया, और ये क्या है, ये उसकी वेवलेंथ है। तो न्यू अपान में न्यू डैश, ये फ्रीक्वेंसी मिला, तो ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ये तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वो ये हो गया, इन दोनों को प्लस कर दिया। अब ये लेमडा की जगह पे ये लेमडा की जो वैल्यू है सी अपान में न्यू, सी अपान में न्यू लिख दिया, ये रेसिप्रोकल हो गया, न्यू ऊपर चला गया, तो न्यू इंटू न्यू अपान में सी हो गया, इन दोनों में से न्यू को कॉमन निकाल दिया, तो 1 प्लस न्यू अपान में सी मिल गया। समझ में आ गया ये? हाँ सर, इसमें म्यू का क्या रोल है सर? म्यू है क्या? फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी।
और म्यू अपॉन लेमडा। लेमडा जो है वेवलेंथ है, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है, न्यू डैश जो है अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है, सी जो है लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम है। हाँ सर, म्यू अपॉन लेमडा क्या है? म्यू अपॉन लेमडा। ये न्यू अपॉन लेमडा ये है नंबर ऑफ लाइट सोर्स कंटेन्ड इन न्यू डिस्टेंस। न्यू डिस्टेंस में कुल कितनी उसमें लाइट आ रही है सोर्स से, वो है। अच्छा ठीक है सर, ओके सर। तो ये अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो, और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो ये वाला हो जाएगा, बस प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को एक साथ ले लिया जाए, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, इन दोनों से, तो देयरफॉर न्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दो तो न्यू इंटू 1 प्लस माइनस न्यू अपॉन में सी। ठीक है बेटा, ये देखो ये प्लस माइनस साइन ही तो चेंज करना है, प्लस लेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, माइनस लेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, हाँ सर। तो ये बाकी था इसमें, तो ये कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया सर? हैं? चैप्टर खत्म हो गया? नहीं नहीं, अभी है, अभी है। अच्छा, रफ करो। हाँ सर। ठीक है, अब इसमें है एक लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, और इसी का एक दूसरा टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है बेटा, ये हम लोग को समझना है। जैसे हम लोग कभी देखते हैं कि रात में मान लो कि कोई व्हीकल अगर आती है और जिसमें 2 हेडलाइट लगे रहते हैं, और कभी हम लोग बहुत दूर पे खड़े रहते हैं तो लाइट तो हमें समझ में आती है, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि वह लाइट जो है 2 हेडलाइट से आ रही है या एक ही हेडलाइट है, मतलब 2 सोर्स है या एक सोर्स है, ये हमें नहीं समझ में आता है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन जैसे जैसे वह हमारे नजदीक आता है तो वैसे वैसे क्या होता है, वो हमें समझ में आने लगता है कि नहीं, उसमें से 2 लाइट निकल रही है और दोनों लाइट हमारे पास आ रही है। लेकिन जब डिस्टेंस ज्यादा रहती है तो वो तब हम उसको डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एक ही वहां पे लाइट जल रही है या 2 लाइट जल रही है। समझ में आ गई क्या? हाँ सर। तो वही चीज यहाँ बताई गई है, उसी को बताया गया है यहाँ पे कि जैसे मान लो कि कोई एक यहाँ पे व्हीकल है और इसकी अगर मान लो कि यहाँ पे 2 लाइट्स लगी हुई हैं, इधर 2 लाइट्स लगी हुई हैं, और ऑब्जर्वर जो है कहीं काफी डिस्टेंस पर, मान लो कि ये यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है और यहाँ से इसको ऑब्जर्व करता है, तो जो यहाँ से लाइट रेज इसके आई में आती है, इसमें जो एंगल बनता है यह एंगल बहुत ही छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है, और वो उसको डिस्टिंक्ट नहीं कर पाता है कि ये लाइट जो है 2 सोर्स से आ रही है या एक सोर्स से आ रही है। लेकिन जैसे जैसे ये नजदीक आता है वैसे वैसे ये एंगल थोड़ा क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, और फिर उसको समझ में आने लगता है या डिस्टिंक्ट करने लगता है कि नहीं, ये सोर्स जो है 2 सोर्स, जो लाइट आ रही है वो 2 सोर्स से आ रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि वह कम से कम या मिनिमम एंगल जिसकी वजह से क्या कर सके, वो उसको डिस्टिंक्ट कर सके, इसको हम लोग लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहते हैं। समझ में आ गई बेटा? ये बात समझ में आ गई क्या? सर मतलब लिमिटेड, वो लिमिट डिस्टेंस के जगह पर पूरे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट को हम लोग
देख सकते हैं, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ओके सर। और जो रिजॉल्विंग पावर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स which can just be seen as separate by the optical instrument is called the limit of resolution, समझ में आ गया बेटा? ये समझ में आ गया। मतलब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच का वह मिनिमम डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस से ऑब्जर्वर सोर्स को क्या कर सकता है, डिस्टिंक्ट तरीके से देख सकता है, वह ये क्या कहलाएगा, उसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहलाएगा। हाँ, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहलाएगा। समझ में आया बेटा ये? हाँ सर। और दूसरा है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर तो रिजॉल्विंग पावर कुछ नहीं होता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का जो रेसिप्रोकल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर कहलाता है। तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, रिजॉल्विंग पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ resolving power is the reciprocal of limit of resolution, that is resolving power equal to 1 upon limit of resolution। अब यहां से क्या पता चल रहा है बेटा कि रिजॉल्विंग जो पावर होगी वह लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। दैट इज रिजॉल्विंग पावर इज ऑलवेज लेस देन limit of resolving power of the optical instrument greater than resolving resolution। एक मिनट बेटा, smaller of limit of resolution of the optical instrument greater smaller the limit of, इसको ऐसे लिखो बेटा, smaller the limit of resolution, smaller the limit of resolution
resolution of optical instrument greater is optical instrument is greater instrument greater is its resolving power and its resolving power greater is its resolving power. मतलब यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ज्यादा होगा तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, लेस होगा, ये कम होगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। अगर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बढ़ता है तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आ गया बेटा? ये सिंपल था, इसी फार्मूले से पता चल जाएगा कि यदि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बढ़ता है तो क्या होगी, उसकी रिजॉल्विंग पावर जो है डिक्रीज हो जाएगी। अब इसमें ये रफ कर दो बेटा। हाँ सर। The limit of resolution of the microscope is measured by the minimum distance d between two points object whose image in the microscope are just seen as separate। जैसे हम लोग माइक्रोस्कोप को हम लोग क्या करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट को उसके बिल्कुल पास में ऐसे बना रहता है, वो नीचे एक उसका टेबल रहती है, उस पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसको आगे पीछे करके उसको हम लोग देखते हैं, यानी कि उसके रिजॉल्विंग पावर को हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं। ठीक है, या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को सेट करते हैं। डिस्टेंस जितना कम करते हैं उतना ही रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, उसकी बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, जितना दूर करते हैं उतना ही रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं द वैल्यू ऑफ डी वेरी डायरेक्टली टू द वेवलेंथ एंड ऑफ द लाइट यूज। मतलब उसमें क्या है कि वेवलेंथ पे लाइट के वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो ये इस तरह से ये टॉपिक खत्म हो गया है, कुछ इसमें खास नहीं है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर। हाँ बेटा, अब हम लोग को इसमें देखना है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ये लास्ट टॉपिक है इसका, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन का मतलब होता है कि जब लाइट को हम किसी एक ही डायरेक्शन में, यानी कि जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, लाइट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, अगर ऑर्डिनरी लाइट है तो उसके पार्टिकल्स सभी डायरेक्शन में क्या करते हैं,
वह वाइब्रेट करते हैं। लेकिन यदि उनके वाइब्रेशन को किसी डिवाइस के द्वारा किसी एक ही डायरेक्शन में यदि वाइब्रेट करने के लिए क्या कर दिया जाए, इंस्ट्रक्ट कर दिया जाए या उसको बाध्य कर दिया जाए कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वह पोलराइज हो गया है। समझ में आ गया बेटा, वह पोलराइज हो गया है, इस तरह से हम लोग उसको कह सकते हैं। तब पोलराइजेशन ऑफ लाइट में सबसे पहले हम लोग देखें कि नॉन अनपोलराइज लाइट क्या होती है। अनपोलराइज लाइट, तो देखो बेटा, अनपोलराइज लाइट अनपोलराइज लाइट, तो अनपोलराइज लाइट में क्या होती है, जैसे मान लो कि कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट इस तरह से ये मूव कर रही है, तो यहाँ पे देखें कि अगर इसका ये पार्टिकल जो है यहाँ पे यह हर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, हर डायरेक्शन में ये वाइब्रेट करते हैं, ये ऐसे। तो इस टाइप से जो इनका वाइब्रेशन होता है, और ये इस पर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसको किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करना है, तो इस टाइप की लाइट क्या कहलाएगी, अनपोलराइज्ड लाइट कहलाएगी। जैसे ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी जो लाइट होती है या एक तरीके की क्या है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। समझ में आया बताइए, ये समझ में आया क्या? लाइट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कॉल्ड लाइट वेक्टर। लाइट को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या उसको लाइट वेक्टर कहते हैं, और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, ई वेक्टर से, ई वेक्टर से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या लाइट वेक्टर इसको कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि यह अनपोलराइज्ड लाइट है या किसी भी डायरेक्शन में ये चल रहा है। लेकिन यदि इसके सामने यदि कोई पोलराइजर लगा दिया जाए, कोई पोलराइजर लगा देते हैं, तो वह पोलराइजर क्या करता है कि इसको, इसके पार्टिकल्स को अपने पास एक्सिस के अलॉन्ग ही उसको वाइब्रेट करने के लिए बाध्य करता है, और उस पोलराइजर के या पोलराइड के बाद वो क्या जो सिग्नल जो होता है, जो उधर लाइट निकल के जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक पोलराइज्ड लाइट है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, द फिनोमेना ऑफ द रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट में देखो बेटा, पोलराइज्ड लाइट, the phenomenon of restricting the vibration of light in a particular direction perpendicular to the direction of wave motion, direction of wave motion, या इसको हम लोग बोलते हैं वेव मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। जैसे मान लो कि ये वेव मोशन है, यहां पे हम लोग कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इधर चल रही है वेव मोशन, मतलब इसके चलने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि इसके पार्टिकल वाइब्रेट करने लगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट। जैसे मान लो कि ये वेव है और यहाँ पे ये तो हर डायरेक्शन में यहाँ पे
ये वाइब्रेट हो रहे हैं इस तरह से सभी डायरेक्शन में। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पोलराइजर अगर लगा दिया जाए, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे एक पोलराइजर लगा दिया, इस तरह से आपने एक यहाँ पे पोलराइजर लगा दिया और इसका ये पास एक्सिस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पास एक्सिस। तो जो अब ये रे अप्लाइड मतलब ये जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, इस पास एक्सिस के जो एलॉन्ग होंगे अब वही क्या होगा, इधर पास करेंगे, इस साइड में वही पार्टिकल पास करेंगे जो इसके पास एक्सिस के एलॉन्ग क्या कर रहे होंगे, वाइब्रेट हो रहे होंगे। मतलब आगे का जो होगा ये सिर्फ इस टाइप के वाइब्रेशन हमें देखने को मिलेंगे, इस टाइप के डायरेक्ट हमें वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, ये पोलराइज लाइट है, पोलराइज लाइट। मतलब इनका एक फिक्स डायरेक्शन में क्या होने लगा, वाइब्रेशन होने लगा है। और ये क्या है, तो ये ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है, ये ऑर्डिनरी लाइट है और ये पोलराइज लाइट है। ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं कि लाइट का पोलराइजेशन हो गया है। इसके लिए जैसे ये पोलराइजर जो है, इसकी जगह पे हम लोग निकल प्रिज्म का यूज कर सकते हैं, दैट इज लिख सकते हैं वी कैन पोलराइज टू द लाइट बाय निकल प्रिज्म या एक और इसमें होता है, उसका नाम टर्मोलिन, शायद टर्मोलिन क्रिस्टल, इनके द्वारा भी क्या कर सकते हैं हम लोग, लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। अच्छा, ये पोलराइजर है तो इसको पोलराइड भी कहा जा सकता है, पोलराइजर या पोलराइड, पोलराइड या पोलराइजर, ये दोनों कहा जाता है। मतलब जिसके द्वारा हम लाइट को पोलराइज कर सकते हैं उसको पोलराइड या पोलराइजर कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको व्रिस्टर्स लॉ कहा जाता है। व्रिस्टर्स लॉ, उसको हम लोगों को वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। तो उसको देख लेते हैं कि व्रिस्टर्स लॉ क्या है। रफ कर दो बेटा इसको, स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ सर कर दीजिए रफ। व्रिस्टर्स लॉ, व्रिस्टर्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ,
According to this law, when polarized light is incident at polarizing angle, when polarized light incident at polarizing angle, एंगल IP, I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, P लगा है यानी कि पोलराइजिंग एंगल। ठीक है बेटा, पोलराइजिंग एंगल IP ऑन एन इंटरफेस, ऑन एन इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब है कि जो दोनों मीडियम को अलग कर सके। एयर फ्रॉम ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर फ्रॉम ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, then the reflected light is fully polarized, then the reflected, इसमें दोनों होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। रिफ्लेक्टेड लाइट इज फुली पोलराइज्ड, फुली पोलराइज्ड, दैट इज। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो इसका मतलब है कि जो मीडियम है, मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, म्यू इक्वल टू tan IP के बराबर होता है, tan IP के बराबर होता है। ये फार्मूला है इसका ब्रिस्टर्स लॉ के, जहां पे जो IP है वह ब्रिस्टर्स एंगल है। ठीक है बेटा, तो अब इसका हम लोग को इसका प्रूफ भी देखते हैं कि ये कैसे म्यू इक्वल टू tan IP मिलेगा। तो जैसे सबसे पहले एक इंटरफेस बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये इंटरफेस लिया हमने, इंटरफेस ऊपर जो है एयर है और नीचे हमने मान लिया कि नीचे का कोई दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। और यहां से कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से क्या हो रही है, ये रे ऑफ ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट हो रही है बेटा, इस पे ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट इस तरह से ये इंसिडेंट हो रही है। यह ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट है, इसको हम लोग लिख देंगे ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट कि रे ऑफ लाइट, ये ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट है। और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, यहां से क्या होती है, ये अगर यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, ये नॉर्मल हमने बना दिया एन डैश, तो यहां से क्या होती है, जब रिफ्लेक्ट होती है, ये रिफ्लेक्ट होती है तो ये फुली पोलराइज रहती है। उसमें लिखा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ये फुली पोलराइज रहती है। मतलब ये क्या हो गया, अब इसका जो वाइब्रेशन है ये फिक्स डायरेक्शन होने लगा है, इसको मैं बी बोल देता हूं। तो यह फुली पोलराइज्ड है। क्या है ये, प्लेन पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट, इसको हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट। ये जो लाइट इधर रिफ्लेक्ट होकर जा रही है यह प्लेन पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट है। और इसमें जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन होगा तो दूसरे मीडियम में क्रॉस करेगी, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया। और ये क्या है, तो ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है, यह पार्शियली पोलराइज हो रही है। पार्शियली पोलराइज्ड लाइट,
पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, और इसको हम C नाम दे देते हैं। ये वो है एक्स वाई और ये नॉर्मल है। देखो बेटा, रे ऑफ लाइट जिस एंगल से इंसिडेंट होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि आईपी से रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब जो ये एंगल होगा यह आईपी है, यही एंगल आईपी है, और ये जो एंगल है इधर वाला ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको आर डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ। लेकिन हम जैसे जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होता है, तो आर डैश इक्वल टू इसको आईपी लिखा जा सकता है, आर डैश इक्वल टू आईपी। और जो ये एंगल है इसको मैं आर नाम देता हूं, यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है और जो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होती है, यानी ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये रिफ्रैक्ट हो रही है, ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स है। तो इसमें हम लोगों को ये बात हमेशा माइंड में रखनी है कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों म्यूचुअली क्या होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इट इज ऑब्जर्व दैट reflected ray and refracted ray mutually perpendicular to each other by experimentally। मतलब इसका ये हो गया कि यहाँ पे कोई इसका प्रूफ नहीं है कि ये क्यों परपेंडिकुलर है, बट ये दोनों आपस में क्या होती हैं, एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ये एक दूसरे के एक परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पूरा एंगल आएगा, ये पूरा एंगल यह 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों के बीच में दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल BOY प्लस COY इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल BOY प्लस एंगल COY इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें मिल जाएगा। अब यहां से देखो BOY कितना होगा, अगर ये नॉर्मल है, NO क्या है, नॉर्मल है, और वो नॉर्मल किस पे है, तो OY पे नॉर्मल है, तो एंगल NOY ये कितना है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस IP, ये एंगल मिल जाएगा। अच्छा, NO डैश भी ये परपेंडिकुलर है OY पे, तो ये भी 90 डिग्री होगा यहां से लेकर के यहां तक, तो ये वाला जो एंगल है, इतना एंगल, ये क्या मिलेगा, तो 90 माइनस, और ये R है तो इसमें से R को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि BOY इक्वल टू 90 माइनस IP और COY इक्वल टू 90 माइनस R। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा, सिंस एंगल BOY इक्वल टू 90 माइनस IP एंड एंगल COY इक्वल टू 90 माइनस R, देयरफॉर, अगर इन दोनों की वैल्यू मैं इसमें रख देता हूं फ्रॉम 1 में, देयरफॉर फ्रॉम 1 तो एंगल 90 माइनस IP प्लस 90 माइनस R इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री। ये एक 90 से 90 कैंसिल हो गया, देयरफॉर 90 माइनस IP इक्वल टू R को उधर भेज दे, ये हो गया R। तो R इक्वल टू हमें 90 माइनस IP मिल गया। इसको इक्वेशन 2 बाई स्नेल्स लॉ, अब इधर मैं इसमें स्नेल्स लॉ यूज करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये बाई स्नेल्स लॉ साइन I
तो साइन आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, आई पी, तो मैं लिख देता हूँ वाई पी अपान में साइन ऑफ आर इक्वल टू क्या होता था, म्यू, यही लिखते थे, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू म्यू। ठीक है बेटा, तो साइन आई पी अपान में साइन ऑफ आर की जगह पे ये लिख दो बेटा 90 माइनस आई पी, ये हो जाएगा 90 माइनस आई पी इक्वल टू म्यू इक्वल टू साइन आई पी अपान साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ आई पी इक्वल टू म्यू। देयरफॉर ये बन गया tan आई पी, तो tan आई पी देखो साइन थीटा अपन कॉस थीटा tan थीटा, तो tan आई पी इक्वल टू म्यू या म्यू इक्वल टू tan ऑफ आई पी, tan ऑफ आई पी, यही ब्रिस्टस का फार्मूला है बेटा, म्यू इक्वल टू tan ऑफ आई पी। ठीक है, अब इसमें दो केसेस लेते हैं, फॉर एयर ग्लास एंड ग्लास, तो उस सिचुएशन में देखते हैं कि म्यू कितना आता है यहां से, तो एयर और ग्लास के लिए म्यू कितना होता है, ए म्यू जी इक्वल टू कितना होता है, ये 3/2 के बराबर होता है, ए म्यू जी इक्वल टू कितना होता है 3/2। हाँ ठीक है, तो देयरफॉर म्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2, तो ये हो जाएगा tan आई पी इक्वल टू ए म्यू जी इक्वल टू 3/2, तो देयरफॉर आई पी इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 या 1.5, इसको 1.5 भी लिखते हैं, और ये बराबर होगा 56.3 डिग्री के बराबर, लगभग ये 56.3 डिग्री होगा। तो आई पी फॉर किसके लिए, ए म्यू जी के लिए, मतलब एयर के लिए, ग्लास के लिए, ये कितना हो जाएगा, एयर और ग्लास है तो 56.3 डिग्री होगा। और दूसरा फॉर एयर वाटर ले लें, एयर वाटर, तो उस सिचुएशन में ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू होता है कितना 4/3 या 1.333 यही होता है, तो देयरफॉर tan आई पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, तो देयरफॉर आई पी इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 या 1.33, और इसकी जो वैल्यू आती है या 53.1 डिग्री आती है, 53.1 डिग्री आई पी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इस लेक्चर के साथ ही आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश हो गया। ओके।